गुड इवनिंग एवरीबॉडी। यस कोचिंग क्लासेज दोस्तपुर में आपका स्वागत है। मैं हेमंत सर आपका आज बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस के संविधान की। मैं बताना चाहूँगा कि संविधान तो दोस्तों संविधान के बारे में आज हम बात करेंगे कि संविधान है क्या, संविधान की डेफिनेशन परिभाषा है क्या। तो संविधान की परिभाषा है विधि और कानूनों का वह संग्रह जिसके माध्यम से किसी देश या राज्य का शासन चलाया जा सके उसे क्या कहेंगे, संविधान। तो डेफिनेशन क्या हुई दोस्तों, विधि और कानूनों का वह संग्रह जिसके माध्यम से किसी देश या किसी राज्य का शासन चलाया जा सके। संविधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इंग्लैंड के एक नागरिक थे जिसका नाम था हीलेन मैन ने दिया था। तो संविधान शब्द किसने दिया था, इंग्लैंड के हीलेन मैन ने संविधान शब्द दिया था भाई। अब बात करेंगे कि संविधान का विकास कहाँ से प्रारंभ हुआ था। सबसे पहले किस कंट्री या किस देश में सर्वप्रथम संविधान लागू हुआ था या संविधान सभा का गठन हुआ था। तो बात करते हैं हम संविधान सर्वप्रथम कहाँ पे लागू हुआ था। तो सबसे पहले संविधान बना था अमेरिका का। कहाँ का भाई, अमेरिका का संविधान सबसे पहले बना था, जो 4 मार्च 1789 को लागू हुआ। बात की जाए कि सर्वप्रथम अमेरिका में संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो कब हुआ दोस्तों, 4 मार्च 1789 को अमेरिका का संविधान लागू हुआ। भारत में संविधान का विकास धीरे धीरे प्रारंभ हुआ। तो बात करना चाहेंगे कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा, और वो भी कैसा है भाई, लिखित संविधान। तो भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अगर बात करें विश्व के सबसे बड़े संविधान की तो किसका होगा भाई, भारत का। लेकिन बात करें विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान, विश्व का सबसे छोटा संविधान कहाँ का भाई, अमेरिका का है। कहाँ का है, अमेरिका का। तो बात करेंगे हम फिर से एक बार संविधान की डेफिनेशन परिभाषा, विधि और कानूनों का वह संग्रह जिसके माध्यम से किसी देश या राज्य का शासन चला जाए सके, वो क्या होगा भाई, संविधान कहलाता है। विश्व में सबसे पहले अमेरिका का संविधान बना जो 4 मार्च 1789 को लागू हुआ। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और बात करें कि विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान वो कहाँ का है भाई, अमेरिका का है। और अमेरिका के संविधान में केवल और केवल 7 अनुच्छेद है। कितने अनुच्छेद है भाई, 7 अनुच्छेद है। अब बात करें कि विश्व का वह कौन सा देश है जिसका संविधान अलिखित या मौखिक है, तो मैं बताना चाहूंगा कि वो कंट्री, वो देश जिसका संविधान अलिखित या मौखिक है, उस देश का नाम है ब्रिटेन का संविधान अलिखित या मौखिक है।
क्या भाई, अलिखित है या क्या है भाई, मौखिक है। तो ब्रिटेन का संविधान अलिखित या मौखिक है। तो देखो भाई ये लिखा भी नहीं गया है तो किस पे आधारित है, ब्रिटेन का संविधान अलिखित या मौखिक है जो किस पे आधारित है, प्राचीन परंपराओं पर आधारित है, जो प्राचीन परंपराओं पर आधारित है। तो ब्रिटेन का संविधान भाई कैसा है, अलिखित या मौखिक है जो प्राचीन परंपराओं पर क्या है भाई, आधारित है। मैं एक बार फिर से रिवीजन करना चाहूंगा, रिपीट करना चाहूंगा कि संविधान विधि और कानूनों का वह संग्रह जिसके माध्यम से किसी देश या राज्य का शासन चलाया जा सके वो क्या कहलाएगा, संविधान। और विश्व में सबसे पहले संविधान बना था अमेरिका का, जो 4 मार्च 1789 को लागू हुआ। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का भाई, हमारे भारत का है। और विश्व का सबसे छोटा संविधान कहाँ का है भाई, अमेरिका का है, जिसमें केवल और केवल 7 अनुच्छेद है। बात करें कि ऐसा कौन सा देश है जिसका संविधान अलिखित या मौखिक है, तो ब्रिटेन का संविधान अलिखित या मौखिक रूप से है जो प्राचीन परंपराओं पर आधारित है। अब इसके बाद में आता है भाई 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसी एक्ट के माध्यम से, कौन से एक्ट के माध्यम से, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से हमारे संविधान का विकास प्रारंभ हुआ। तो पूछ लिया जाए कि भाई कौन से एक्ट के माध्यम से भारतीय संविधान का विकास प्रारंभ हुआ, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से क्या हुआ भाई, संविधान का विकास प्रारंभ हुआ, विकास प्रारंभ हुआ। मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूंगा कि संविधान का विकास, भारतीय संविधान का विकास कहाँ का भाई, भारतीय संविधान का विकास 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से प्रारंभ हुआ। अब देखो भाई इस एक्ट के माध्यम से, इसी एक्ट के माध्यम से सन 1774 ईस्वी में, कब भाई 1774 ईस्वी में कोलकाता पश्चिम बंगाल, कोलकाता पश्चिम बंगाल में क्या किया गया कि भाई सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया। किसका गठन किया गया, सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया। अब यहां से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बढ़ेगा भाई, देखना इसमें 2 क्वेश्चन बढ़ते हैं जो विद्यार्थियों को क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं। प्रश्न पूछेगा कि किस एक्ट के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय का गठन पश्चिम बंगाल या कोलकाता में किया गया था। तो जब एक्ट का नाम पूछे तब हमेशा लिख रहे हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अगर लेकिन बात करें कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन कोलकाता पश्चिम बंगाल में कब हुआ, तब हमें क्या करना आंसर में 1774 ईस्वी में। तो एक्ट का नाम पूछे तो 1773 ईस्वी में, और वैसे सन पूछे कि गठन कब हुआ तो कब हुआ, तो भाई 1774 ईस्वी में। अच्छा, जब ये गठन हुआ था तो इसमें 4 न्यायाधीश थे। कितने न्यायाधीश थे भाई, 4 न्यायाधीश थे। तो कुल न्यायाधीश कितने थे इसमें, 4 न्यायाधीश थे। अब बात करें कि 4 में से एक तो क्या था भाई, मुख्य न्यायाधीश। एक क्या था, मुख्य न्यायाधीश, और 3 क्या थे, अन्य न्यायाधीश थे। 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो जब कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1774 ईस्वी में हुआ, जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से हुआ, तो सर्वोच्च न्यायालय में 4 न्यायाधीश थे। कुल कितने न्यायाधीश थे, 4 न्यायाधीश थे, जिसमें से एक तो मुख्य न्यायाधीश था और एक 3 क्या थे भाई, अन्य न्यायाधीश थे। अच्छा, तो मुख्य न्यायाधीश जो था उसका नाम था सर एलिजाह इम्प्रे। क्या था भाई, सर एलिजाह इम्प्रे था। जो मुख्य न्यायाधीश था वो कौन था भाई, सर एलिजाह इम्प्रे। अब जो हमारे पास 3 अन्य न्यायाधीश थे उनके जो नाम थे, एक का नाम था भाई चैम्बर्स, दूसरे का था भाई लिमनेस्टर, और जो भाई तीसरा था उसका नाम था हाइड। क्या नाम था भाई, हाइड।
तो जो सर्वोच्च न्यायालय में 4 न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश का नाम था सर एलिजा इम्प्रे, जो अन्य 3 न्यायाधीश थे, एक का नाम था चैम्बर्स, एक का नाम था लिमनेस्टर और तीसरे का नाम क्या था भाई, हाइड था। क्या नाम था, हाइड। अब देखो इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से, इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से क्या किया गया था भाई, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, कहाँ का भाई, जो बंगाल का गवर्नर जनरल, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, इसका नाम था वारेन हास्टिंग, वारेन हास्टिंग। तो किस एक्ट के माध्यम से, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से जो बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हास्टिंग था, उसको संपूर्ण भारत का जनरल बना दिया गया। इसको, वारेन हास्टिंग को संपूर्ण भारत का जनरल बना दिया गया भाई। और सभी राज्यों को, भारत के सभी राज्यों को किसके अधीन रखा भाई, इसी के अधीन। बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वारेन हास्टिंग, इसको संपूर्ण भारत का जनरल बना दिया और भारत के सभी राज्यों को क्या रखा भाई, इसके अधीन रखा था। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वारेन हास्टिंग को संपूर्ण भारत का क्या बना दिया गया भाई, गवर्नर जनरल बना दिया गया और भारत के सभी राज्यों को इसी के अधीन रखा। किसके अधीन रखा भाई, वारेन हास्टिंग के अधीन रखा। अब बात करेंगे इसी एक्ट के माध्यम से क्या हुआ था कि वारेन हास्टिंग जो संपूर्ण भारत का जनरल था, इसको प्रतिबंधित करने के लिए 4 सदस्यों का एक आयोग गठित किया गया। 4 सदस्यों का क्या किया गया भाई, एक आयोग गठित किया गया था। इसको प्रतिबंधित करने के लिए जो बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हास्टिंग था, जिसको संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, इसको प्रतिबंधित करने के लिए 4 सदस्यों का एक आयोग गठित किया गया। जो किस, इनका क्या काम था भाई, जो गवर्नर जनरल की शक्तियों का क्या करते थे भाई, निर्धारण करते थे। शक्तियों को क्या करते थे, निर्धारित करते थे या निर्धारण करते थे। मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को। तो देखना भाई 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, इसमें सबसे पहले क्या हुआ था कि भारतीय संविधान का विकास प्रारंभ हुआ। इसी एक्ट के माध्यम से क्या हुआ कि भारतीय संविधान का जो विकास प्रारंभ हुआ था ना, वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ था। और क्या हुआ था कि सन 1774 ईस्वी में कोलकाता पश्चिम बंगाल में किसका गठन किया गया, सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया। यहाँ पे क्वेश्चन बढ़ेंगे 2 जो कंफ्यूज करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस एक्ट के माध्यम से किया गया। जब एक्ट का नाम पूछे तो क्या होगा भाई, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन पश्चिम बंगाल कोलकाता में कब किया गया, तब हमारा आंसर होगा 1774 ईस्वी। अब जब इसका गठन हुआ तो इसमें कुल सदस्य कितने थे भाई, 4 थे। कितने न्यायाधीश थे, 4 न्यायाधीश थे, जिसमें एक तो मुख्य न्यायाधीश था और दूसरे 3 क्या थे भाई, अन्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश का नाम था सर एलिजा इम्प्रे और जो अन्य न्यायाधीश थे उनका एक का नाम चैम्बर्स, दूसरे का लिमनेस्टर और तीसरे का क्या था भाई, हाइड था। अब देखो इसी एक्ट के माध्यम से जो बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हास्टिंग था, उसे क्या किया गया भाई, उसे संपूर्ण भारत का जनरल बना दिया गया और भारत के सभी राज्यों को किसके अधीन रखा भाई, वारेन हास्टिंग यानी बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन रखा। अब बात करेंगे कि इसके जो शक्तियों को निर्धारित करने के लिए 4 सदस्यों के आयोग का गठन किया गया, जो बंगाल के गवर्नर जनरल की शक्तियों का क्या करते थे भाई, निर्धारण करते थे। अब आगे बात करेंगे हम 1895 का स्वराज बिल। 1895 का स्वराज बिल। तो देखना दोस्तों, जो 1895 का स्वराज बिल था, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, तो सबसे पहले बताना चाहेंगे कि यह बिल जो था, यह बिल को किसने प्रस्तुत किया था भाई, बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने इस बिल को क्या किया भाई, प्रस्तुत किया। क्या किया,
प्रस्तुत किया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि 1895 का स्वराज बिल था वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो आंसर क्या होगा भाई, बाल गंगाधर तिलक। या पूछ लिया जाए कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा कौन सा बिल प्रस्तुत किया गया, तो स्वराज बिल जो 1895 का बिल था। अब आगे हम बात करेंगे कि इस बिल में सबसे पहले भारतीय संविधान की अवधारणा मिलती है। क्या मिलती है भाई, भारतीय संविधान की अवधारणा मिलती है। तो प्रश्न पूछ लिया जाए कि सर्वप्रथम भारतीय संविधान की अवधारणा कहाँ पे मिलती है, तो हम बताना चाहेंगे कि भारतीय संविधान की सर्वप्रथम अवधारणा 1895 के स्वराज बिल में मिलती है। 1895 के स्वराज बिल में क्या मिलती है भाई, भारतीय संविधान की अवधारणा मिलती है। अब देखो 1922 ईस्वी में भाई गांधी जी ने, किन्होंने, गांधी जी ने, और 1924 में पंडित नेहरू जी ने, 1922 ईस्वी में गांधी जी ने और 1924 ईस्वी में पंडित नेहरू जी ने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों द्वारा निर्मित है, कि भारत का जो संविधान है, भारतीय संविधान भारतीयों द्वारा निर्मित है, भारतीयों द्वारा निर्मित है। तो क्वेश्चन पूछेगा भाई कि 1924 में किसने कहा कि भारत का संविधान भारतीय द्वारा निर्मित है, तब तो आंसर क्या होगा भाई, पंडित नेहरू जी। या क्वेश्चन पूछे कि 1922 में किसने कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों द्वारा निर्मित है, तब आंसर क्या होगा भाई, गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने। अब देखो 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू जी ने संविधान संबंधित कुछ विचार प्रस्तुत किए थे। कुछ क्या करे थे भाई, विचार प्रस्तुत किए थे, विचार। वो विचार भारतीय संविधान के क्या कहलाए थे, ब्लूप्रिंट। क्या कहलाए थे भाई, ब्लूप्रिंट, या हम इसे कह सकते हैं नीलापत्र, नीलापत्र। तो देखना भाई 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू जी ने संविधान संबंधित कुछ विचार प्रस्तुत किए गए थे। वो विचार ही भारतीय संविधान के ब्लूप्रिंट या क्या कह सकते हैं, नीलापत्र कहलाए। तो पूछेगा कि भाई ब्लूप्रिंट या नीलापत्र क्या थे, तो क्या थे भाई, जो 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू जी ने जो संविधान संबंधित विचार प्रस्तुत किए थे, वो संविधान की क्या थे भाई, ब्लूप्रिंट या नीलापत्र। मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा 1895 के स्वराज बिल को। तो देखना भाई 1895 का स्वराज बिल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, बाल गंगाधर तिलक द्वारा क्या किया गया था भाई, यह बिल प्रस्तुत किया गया था। अच्छा, इस बिल में सर्वप्रथम भारतीय संविधान की अवधारणा मिलती है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान की सर्वप्रथम अवधारणा कहाँ पे मिलती है, तो इसका आंसर होगा 1895 का जो स्वराज बिल है उसके अंदर हमें क्या मिलती है, भारतीय संविधान की अवधारणा मिलती है। अच्छा, 1922 ईस्वी में गांधी जी ने और 1924 ईस्वी में पंडित नेहरू जी ने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों द्वारा क्या है भाई, निर्मित है। भारतीय संविधान भारतीयों द्वारा निर्मित है। आगे बात करेंगे कि 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू जी ने संविधान संबंधित कुछ विचार प्रस्तुत किए थे, और वो विचार ही क्या कहलाए थे, भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट या नीलापत्र कहलाए थे। तो दोस्तों आया होगा कुछ समझ में। आगे हम बात करते हैं 1935 का अधिनियम। 1935 का अधिनियम। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि यह अधिनियम संविधान का बहुत ही इंपोर्टेंट अधिनियम था, क्योंकि इस अधिनियम को भारतीय संविधान का आधार माना जाता है। और वो आधार क्यों माना गया, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो 1935 के अधिनियम को भारतीय संविधान का क्या माना गया भाई, आधार माना गया।
क्या माना? भारतीय संविधान का आधार, संविधान का आधार माना गया किसको? 1935 के अधिनियम को। अब आगे हम बात करें कि 1935 के अधिनियम को संविधान का आधार माना क्यों गया। तो भाई 1935 के अधिनियम को भारतीय संविधान का आधार इसलिए माना गया था क्योंकि संविधान में लगभग 250 अनुच्छेद, कितने अनुच्छेद भाई? 250 अनुच्छेद इसी अधिनियम से जोड़े गए थे या लिए गए थे। तो देखना भाई 1935 के अधिनियम को भारतीय संविधान का क्या माना गया? आधार माना गया। अब आधार क्यों माना गया? क्योंकि भाई 1935 के अधिनियम से भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद लिए गए? 250 अनुच्छेद इससे ले लिए अकेले से। तो ये अपने आप में संविधान का क्या बन गया भाई? आधार बन गया। क्या बन गया? आधार बन गया। आगे हम बात करेंगे भाई कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन तो देखना भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कैबिनेट मिशन सबसे पहले पूछेगा कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो देखना भाई कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में। कब आया था भाई? 1946 में यह भारत आया। लेकिन प्रश्न पूछा जाए कि यह किसकी अध्यक्षता में आया, तो इसके अध्यक्ष थे भाई सर पैंथिक लॉरेंस। सर पैंथिक लॉरेंस। तो भाई 1946 के अंदर अध्यक्षता किसने की थी? इसके अध्यक्ष कौन थे? सर पैंथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। अब देखना भाई कैबिनेट मिशन जब भारत आया तो भारतीय कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन के सामने संविधान सभा की मांग की। किन्होंने मांग की भाई? भारतीय कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन के सामने संविधान सभा की मांग की। तो भाई देखना भारतीय कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन के पास किसकी मांग की भाई? भारतीय संविधान सभा की। किसकी मांग की? संविधान सभा की। ठीक है ना भाई। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कैबिनेट मिशन के सामने किसने संविधान सभा की मांग की, तो आंसर क्या होगा भाई? भारतीय कांग्रेस ने संविधान सभा की कैबिनेट मिशन के आगे क्या भाई की भाई? मांग की। अब इस संविधान सभा में दो प्रकार के सदस्यों का निर्धारण किया भाई। एक तो निर्वाचित, कौन सा था भाई? निर्वाचित। और दूसरी क्या थी भाई? मनोनीत। तो क्या क्या है भाई? संविधान सभा में दो प्रकार के सदस्य डिसाइड हुए हैं। एक तो क्या थे भाई? निर्वाचित और एक क्या थे भाई? मनोनीत। अब देखना संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। कितने सदस्य थे भाई? 389 सदस्य थे। अब इसमें से 296 सदस्य क्या थे भाई? निर्वाचित थे। क्या थे? 296 सदस्य तो क्या थे भाई? निर्वाचित। और जो बाकी रह गए 93 सदस्य है वो क्या थे भाई? मनोनीत थे। तो संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे भाई? 389 सदस्य थे, जिसमें से 296 सदस्य निर्वाचित थे और 93 सदस्य क्या थे भाई? मनोनीत थे। 93 सदस्य क्या थे भाई? मनोनीत थे। अब बात करें हम 296 सदस्य जो निर्वाचित थे, इनमें से 208 तो किसके थे भाई? कांग्रेस की। तो 60 किसके थे? कांग्रेस के। 73 किसके थे? मुस्लिम लीग के थे। और भाई 15 सदस्य अन्य दल के थे। अन्य दल के थे। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे? 389 सदस्य थे, जिसमें से 208 तो कांग्रेस की हुई, 73 मुस्लिम लीग की हुई, 389 सदस्य सॉरी, जिसमें से 296 क्या थे भाई? निर्वाचित और 93 सदस्य क्या थे भाई? मनोनीत थे। लेकिन बात करें 296 निर्वाचित सदस्यों की, तो इनमें से 208 सदस्य कांग्रेस के थे, 73 मुस्लिम लीग के थे और 15 सदस्य भाई किसी अन्य दल के थे। ठीक है ना। अब देखो जो भारतीय संविधान सभा में सर्वाधिक निर्वाचित सदस्य है, सर्वाधिक
निर्वाचित सदस्य वो संयुक्त राज्य उत्तर प्रदेश से हुए थे भाई। उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक निर्वाचित सदस्य कहाँ से हुए? उत्तर प्रदेश से। हम बात करें कि सर्वाधिक मनोनीत सदस्य, मनोनीत सदस्य कहाँ से हुए थे? मैसूर से भाई, मैसूर कर्नाटक से हुए। कहाँ से हुए? कर्नाटक से हुए। मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा कैबिनेट मिशन को। तो देखना भाई, कैबिनेट मिशन भारत में 1946 में सर पेंथिंग लॉरेंस की अध्यक्षता में भारत आया था। कब आया था? 1946 ईस्वी में। अध्यक्ष कौन थे? सर पेंथिंग लॉरेंस थे। भारत आ गए। अब भारतीय कांग्रेस ने मांग की कि भारतीय संविधान सभा का क्या होना चाहिए भाई? गठन होना चाहिए। और संविधान सभा में 2 प्रकार के सदस्यों का निर्धारण किया गया, जो एक तो निर्वाचित थे और दूसरे क्या थे भाई? मनोनीत थे। अब संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिसमें से 296 निर्वाचित थे और 93 क्या थे भाई? मनोनीत थे। अच्छा, 296 निर्वाचित सदस्यों में से 208 कांग्रेस के, 73 मुस्लिम लीग के और 15 सदस्य अन्य दल के थे। जो संविधान सभा में सर्वाधिक जो निर्वाचित सदस्य हुए थे वो कहाँ के हुए थे? संयुक्त राज्य उत्तर प्रदेश के हुए थे। और बात करें कि सर्वाधिक मनोनीत सदस्य कहाँ के हुए थे, तो भाई मैसूर कर्नाटक के हुए थे। तो दोस्तों कुछ आया होगा समझ में। हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया थी, आगे जो बैठ के हुए उनकी बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल का नाम है यस क्लासेस दोस्तपुर बाई हेमंत सर। थैंक यू।